So let us today now start doing the types of contract की बाकी की दो बची हुई categories, that is types of contract on the basis of formation and types of contract on the basis of performance. सबसे पहले मैं तुमको types of contract on the basis of performance कराता हूं, ये वाली साइड देखो सर. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, पहले ये समझते हैं. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट सर एक ऐसा एग्रीमेंट बना जहां पर अपनी आयुषी और भानमी में एक एग्रीमेंट हुआ कि अगले महीने की 1 तारीख को मैं आपको 25,000 रुपीज दूंगी और मैं आपको अपना स्कूटर दूंगी, होंडा एक्टिवा जो है वो दूंगी. कब होगा सर? अगले महीने की 1 तारीख को. अगले महीने की 1 तारीख को, ठीक है सर. अगले महीने की 1 तारीख आ गई. ये कॉन्ट्रैक्ट आज बन रहा है, हाँ, 28 तारीख को, कि मैं 1 तारीख को मैं पैसे दूंगी और आप स्कूटर दे देना, ठीक है सर. अगले महीने की 1 तारीख आ गई. आयुषी ने भान्यमी को 25,000 रुपीज दे दिए. भान्यमी ने आयुषी को स्कूटर दे दिया. दैट मीन्स ये कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो चुका है. मतलब अब किसी भी पार्टी को कुछ भी करना बाकी नहीं रह गया है. इसने भी अपना काम कर दिया, इसने भी अपना काम कर दिया. none of the parties is left with any of the obligation on their part to be completed. जिस भी पार्टी को अंडर द कॉन्ट्रैक्ट जो भी काम करना था उन्होंने उसे कर दिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया. तो हम ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को जिसमें अब किसी भी पार्टी को कोई भी काम करना बचा नहीं है, हम उसे बोलते हैं इट्स एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट. समझ में आया कि नहीं आया? बोलो यस और नो. यस सर. ठीक है. एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट का जस्ट अपोजिट है एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट में देखो, एग्जीक्यूटेड तो जिसमें सब कुछ एग्जीक्यूट हो चुका है, किसी भी पार्टी को कुछ करना बाकी नहीं है. एग्जीक्यूटरी में या तो एक पार्टी को या एक से अधिक पार्टी यानी कि दोनों पार्टीज को कुछ न कुछ करना बाकी बचा है. यानी या तो आयुषी को भान्यमी को 25,000 रुपए अभी देने बाकी हैं, तो हम इसे क्या बोलेंगे? एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. स्टिल एक पार्टी को अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने हैं. या फिर हम क्या बोलेंगे? यदि आयुषी को भी 25,000 रुपए देने बाकी हैं और भान्यमी को भी स्कूटर देना बाकी है, तो अभी दोनों पार्टीज को अपने अपने काम करने बाकी हैं, तो भी हम इसे एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही बोलेंगे. ठीक है सर. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट मतलब एक या एक से अधिक पार्टीज को आज भी कॉन्ट्रैक्ट के अंडर अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करने बाकी हैं. द कॉन्ट्रैक्ट इज स्टिल एग्जीक्यूटरी, इट हैज नॉट बीन एग्जीक्यूटेड. बोलो सर, समझ में आया? यस और नो? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, समझ में आ गया ना? क्लियर है दिमाग में? एकदम क्रिस्टल क्लियर. यस सर. अब देखो, एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक या दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ करना बाकी है. जब केवल एक पार्टी को कुछ करना बाकी है तो हम उसे बोलते हैं यूनिलैटरल. और जब दोनों पार्टीज को करना बाकी है तो हम बोलते हैं बाइलैटरल. ठीक है. यूनि मीन्स वन, बाई मीन्स टू. देखो आगे कैटेगराइजेशन देखना. एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट की पहली कैटेगरी है यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट और दूसरी कैटेगरी है बायलैटरल कॉन्ट्रैक्ट. जब एक ही पार्टी को काम करना बचा है तो यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, और जब दोनों पार्टीज को काम करना बचा है तो बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट. आई होप दिस इज क्लियर. आइए पढ़ते हैं. और इस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, सर एक पार्टी को परफॉर्मेंस देना बाकी है, दूसरी पार्टी को देना बाकी है, या किसी भी पार्टी को देना बाकी है, तब तो एग्जीक्यूटरी. और सर एग्जीक्यूटेड मतलब सारी पार्टीज ने जो जो कॉन्ट्रैक्ट के अंदर करना था वो कर लिया. शैलिशा बोल. सर तो हम ये बोल सकते हैं कि हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होता है.
सर हम ये बोल सकते हैं कि हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ध्यान से सुनना, तूने बहुत बड़ी बात बोली है जो कि सही नहीं है। हम कहते हैं हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट होगा और या फिर एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट होगा, दोनों में से कोई एक होगा। वापस बोल रहा हूं, हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट या तो एग्जीक्यूटरी होगा, सर एक पार्टी को या दोनों पार्टी को कुछ करना बाकी हो सकता है, या फिर एग्जीक्यूटेड होगा, सर ऐसा भी हो सकता है कि कॉन्ट्रैक्ट बनाते समय ही दोनों पार्टीज ने अपने अपने काम कर ही दिए हो। कैसे? मैंने तुम्हें बताया था, कंसिडरेशन कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर कंसिडरेशन। याद आ रहा है शैली? कंसिडरेशन कैन बी पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है सर। हाँ अभी देख, एक कॉन्ट्रैक्ट का एग्जांपल बताता हूं मैं तेरे को, कॉन्ट्रैक्ट नहीं, एक जनरल सिचुएशन बताता हूं। मिस्टर एक्स हैं और इनके फ्रेंड है मिस्टर वाई, ये दोनों आपस में बहुत अच्छे फ्रेंड है। ठीक है। मिस्टर एक्स को एक दिन गाड़ी की जरूरत पड़ी, तो वो अपने फ्रेंड मिस्टर वाई से गाड़ी लेके आ गए, यार मुझे 10 एक दिन के लिए कार की जरूरत है, तो ये लेके आ गए। इसी दौरान मिस्टर वाई को भी पैसे की जरूरत पड़ी, तो उसने अपने फ्रेंड मिस्टर एक्स को याद किया, यार मेरे को है ना 3-1 लाख रुपए की जरूरत है, तू मेरे को दे सकता है क्या थोड़े दिन के लिए उधार? ठीक है सर। अभी कोई कॉन्ट्रैक्ट वॉन्ट्रैक्ट नहीं बना है, ठीक है। अभी बाद में मिस्टर वाई ने मिस्टर एक्स को बोला, यार मैं तेरे है ना 3 लाख रुपए चुका नहीं पाऊंगा, तू एक काम कर कि है ना मेरी गाड़ी तू रख ले, इसके बदले में मैं तेरे से गाड़ी वापस नहीं मांगूंगा, यदि तेरे को समझ में आए तो एक्स ने भी कहा ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं, मुझे तो वैसे भी गाड़ी की जरूरत थी। तो जिस समय कॉन्ट्रैक्ट बना, एक्स से वाई को जो जाना था वो पास्ट में जा चुका है, दैट इज 3 लाख रुपीज, और वाई से एक्स को जो जाना था कार, वो भी पास्ट में जा चुकी है कॉन्ट्रैक्ट बनने से पहले ही। सो मैं क्या ये बोल सकता हूँ ये ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है विच हैज ऑलरेडी बीन एग्जीक्यूटेड ऑलरेडी, इसमें किसी पार्टी को अब कुछ करना बाकी नहीं है, बोल सकता हूँ शैली? हाँ और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट तो, सर एक्स ने वाई को बोला मैं अगले महीने की 1 तारीख को आपको 25,000 रुपए दूंगा, और आप मुझे अगले महीने की 1 तारीख को अपना स्कूटर देना। ठीक है, तो इसमें ये स्टिल एग्जीक्यूटरी, दोनों पार्टीज को अपना अपना काम करना बाकी है। तो ये कोई जरूरी नहीं है तू जो बोल रही है कि सर है ना हर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट ही होगा, नहीं ऐसा कोई जरूरी नहीं है। इट कैन आइदर बी एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी यूनिलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, इट कैन बी बायलैटरल एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, कैसा भी हो सकता है। समझी शैली शाह? हाँ। ठीक है। और किसी को कोई डाउट रहे? और किसी को कोई डाउट? नहीं, कोई विशेष डाउट नहीं है। तुम्हारा फ्रेंड जीत पटेल का है भाई? सर उसको फीवर है सर। फीवर है? कोरोना तो नहीं हो गया? नहीं नहीं। नहीं नहीं सर, अभी तक टेस्टिंग नहीं कराई है, शुभ शुभ बोलो। हाँ यार, शुभ शुभ बोलना चाहिए। चलिए जी, तो अपन करते हैं थर्ड टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस, ये वाला कैटेगराइजेशन, एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट। सर वो कॉन्ट्रैक्ट, एन एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट इज वन इन विच all the parties who are required to perform something, कुछ परफॉर्मेंस देने की जरूरत है, have performed their respective obligations, they have already performed their respective obligations। तो बनाने के बाद में जिसको जो जो करना था उसने वो कर लिया, तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो गया? एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट हो गया। Executed contract is one in which all the parties who are required to perform have performed their respective obligation, they have performed their respective obligation, उन्होंने अपना अपना काम कर लिया है। ठीक है सर। ए ने बी को कार बेची 1 लाख के लिए, ए ने कार डिलीवर कर दी, बी ने प्राइस पे कर दी, कॉन्ट्रैक्ट हो गया एग्जीक्यूट, किसी पार्टी को कुछ करना बाकी नहीं है। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट जहां पर
where one or both the parties to the contract have partially performed or wholly unperformed their obligations, यानी किसी भी पार्टी को, एक को या दो को अभी काम करना बाकी है, पूरा काम करना बाकी, या तो किया ही नहीं है या अधूरा काम किया है, ठीक है। सो दे स्टिल हैव टू परफॉर्म देयर ऑब्लिगेशंस इन फ्यूचर, चाहे अकेली को चाहे दोनों को, ठीक है। यूनिलैटरल जहां एक को वो, और बायलैटरल जहां दोनों को, ठीक है। Bilateral contract क्या? In which obligations on both the parties to the contract is outstanding at the time of formation of the contract. जिस समय contract बना है उस समय दोनों parties को काम करना बाकी है, और unilateral contract जिस समय contract बना है उस समय केवल एक पार्टी को काम करना बाकी है, ठीक है। तो unilateral और bilateral contract is a type of executory contract itself. So हमने second category भी कर ली, बड़ी फुद्दू सी category थी, ठीक है सर, ये भी हो गई, ये भी हो गई। अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। अब आएगा मजा, ठीक है, बहुत प्यारे एग्जांपल आने वाले हैं। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, फॉर्म किया उस हिसाब से। सर किस तरीके से फॉर्म हो रहे हैं? हिमांशी बोलो सर, बोलो बेटा। सर ये यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट के ये इसमें थ्योरी में इधर लिखा हुआ है, which makes an express promise without securing agreement from the other party. एक मिनट, क्या बोल रही है? वापस बोल। यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट में क्या बता रहा है? It's a contract in which only one party makes an express promise without securing agreement from the other party. हाँ, तो कहाँ से तो पढ़ती ये है? एक्सप्रेस ये बुक से आपने मुझे दिया। एक मिनट में वापस जाता हूँ, मेरे वाले नोट से ही पढ़ रही है? हाँ सर, ठीक है। A unilateral contract is one-sided contract. एक ही पार्टी को काम करना बचा है। It's a contract in which only one party makes an express promise without securing agreement from the other party. ठीक है, ये ना इन्होंने लिखने के लिए ऐसा बोल दिया है, बाकी वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट का मतलब सही जो मैंने आपको समझाया ना, आप वैसा लिख देना, इस पे बहुत ज्यादा ध्यान मत दो। और मैं तुमको एक बात बताता हूँ, एक्चुअल में मैंने क्या कहा था कि ये वाली कैटेगरी फुद्दू कैटेगरी है, इसमें से कभी क्वेश्चन तुम्हारे आएगा भी नहीं, इसलिए लोड लेने की जरूरत नहीं है। बट यूनी और बाई को कैसे देखना है तुमको कि सर एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज को काम करना बचा है, यूनी मींस एट द टाइम ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ओनली वन पार्टी को काम करना बचा है। तुम ये लिखोगे तुमको पूरे नंबर मिलेंगे, टेंशन मत लेना, ठीक है। वैसे एग्जाम में आई एम डेड श्योर क्वेश्चन आना नहीं चाहिए उसमें से। चलिए आगे बढ़े भाई हिमांशी। हाँ सर, ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट। इसमें से फिर क्वेश्चन आ जाते हैं बेटा, ये बात ध्यान रखना, इसमें से और इसमें से फिर आ जाते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। तो टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन की सर किस तरीके से बनाए गए हैं? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, ई कॉमर्स कॉन्ट्रैक्ट, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट। आइए समझते हैं एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो चलो वापस अपने को देवांश हेल्प करेगा आज। देवांश सुमैया। यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ सारे जने, आप में से कितने लोगों के पेरेंट्स साथ में बैठते हैं अपनी क्लास के दौरान? क्या आप लोग हाथ रेस करेंगे, हैंड रेस करेंगे? मैं किसी कारण से पूछ रहा हूँ, किसी के भी नहीं बैठते हैं क्या है यार? इट इज वेरी डिसहार्टनिंग फॉर। चलिए तो फिर आइए देवांश को याद करते हैं और अपना एग्जाम्पल बनाते हैं। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, पिछले एग्जाम्पल जो देवांश को लेके मैंने दिया था उसमें देवांश क्या कर रहा था किसी के लिए? किसी को याद है? सर चांद तोड़ के लाने वाला था गर्लफ्रेंड। आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ला रहा था। अरे वाह निनाद कदम, तेरे को तो सारे ऐसे बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल याद रहते हैं, ठीक है। तो देवांश पिछले एग्जाम्पल में किसी के लिए आसमान से चांद और सितारे तोड़ के ला रहा था, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है बेटा, ये याद रखो, एग्जाम्पल तो बहुत अच्छे से याद रह जाएगा। पॉइंट क्या है? एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट। कोई भी एग्रीमेंट, इफ इट इज एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट,
वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बन सकता। तो देवांश ने मिस्टर एक्स के लिए, हाँ जरूरी नहीं है गर्लफ्रेंड के लिए हर बार आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने की बात करे, तो देवांश ने यदि आसमान से चांद सितारे तोड़ के लाने की बात करी, ही इज मेकिंग एन एग्रीमेंट टू डू एन इम्पॉसिबल एक्ट, सो इट कैन नेवर बिकम अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, चलो ये तो हो गई एक बात। अब देवांश हमें वापस हेल्प करेगा, कैसे कि सर देवांश की एक फ्रेंड है, ठीक है, तो देवांश को बड़ी पसंद है। तो उसने देवांश को एक बार बोला कि है ना, आप एक्सप्रेस कीजिए, अपन क्या पढ़ रहे हैं, एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट पढ़ रहे हैं। तो उसने देवांश को बोला आप मेरे लिए अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कीजिए। तो देवांश कैसे एक्सप्रेस करेगा, देवांश ऑफेंडेड मत होना हो, ठीक है, देवांश कैसे एक्सप्रेस करेगा, देवांश उन्हें इन वर्ड्स एक्सप्रेस करेगा, आइदर इन ओरल और इन रिटन फॉर्म। देवांश उसके लिए अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करेगा, इन वर्ड्स, आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स which are specifically made using words expressly। आप अपनी फीलिंग्स को कैसे एक्सप्रेस करोगे, या तो बोल के एक्सप्रेस करोगे या लिख के एक्सप्रेस करोगे। ठीक है, तो एक्सप्रेस करने के लिए आपको वर्ड्स की जरूरत पड़ेगी, चाहे ओरल में कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो, ओरल में एक्सप्रेस कर रहे हो या राइटिंग में कर रहे हो। सर, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स आर दोज कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर स्पेसिफिकली मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। ओरली आपने फोन पे या आमने सामने बैठ के भी एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट बना लिया तो वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है, लिखित में बनाया तो वो बिल्कुल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। तो सर देवांश ने और हमारे ये निनाद ने आपस में एक एग्रीमेंट बनाया कार खरीदने और बेचने का। यदि ओरली बना रहे हैं तो भी एक्सप्रेसली बना रहे हैं, क्योंकि इन्होंने शब्द काम लिए, मैं तुझे अपनी फिएट कार जिसका नंबर ये है ये दूंगा और तू मुझे 5 लाख नहीं 50,000 रुपए दे देना। फिएट कार की वैल्यू इतनी रह गई है, ठीक है, इतनी भी रह गई है तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हैं ये लोग वर्ड्स, शब्द यूज करके। यही यहाँ पर ओरली बना रहे हैं, यही राइटिंग में बना रहे होते देवांश और निनाद। कैसे, देवांश अपना फ्लैट इसको बेचने की बात कर रहा है और निनाद बदले में उसको 50 लाख रुपए देने की बात कर रहा है, तो ये राइटिंग में होगा। तो ये भी एक एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है विच हैज बीन मेड स्पेसिफिकली यूजिंग वर्ड्स इन राइटिंग। ठीक है, तो ये भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट है। यानी कि जब कभी भी आपको अपने आप को एक्सप्रेस करना हुआ, देखो कीवर्ड क्या है जो आंसर में आना चाहिए, कीवर्ड है express contracts are those contracts which are specifically made using words, पहला कीवर्ड, either in oral or in writing। ठीक है, सेकंड और थर्ड कीवर्ड, जब तक ये 3 कीवर्ड नहीं आएंगे ना एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में, तब तक तुम्हारे आंसर में दम नहीं होगा, नंबर नहीं मिलेंगे। सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया या नहीं आया, बोलो यस और नो। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट सबको समझ में आया कि नहीं आया, यस और नो बोलो। सर मतलब all valid contracts are express contracts? नो, मैंने अभी तक ऐसा कभी नहीं बोला कि सारे कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे, क्योंकि अभी हमें एक और चीज करनी है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। ये कभी मत समझना कि सारे वैलिड कॉन्ट्रैक्ट केवल एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही होंगे, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट भी वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। जब वो समझाऊंगा तो तेरे को खुद को ही समझ में आ जाएगा कि तूने जो बोला वो पूरी तरीके से सही नहीं है। निनाद कदम, क्या डाउट है बेटा? सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट के और क्या एक्सेप्शंस होगी, जैसे रियल एस्टेट हो गया, और कौन से होंगे? वापस बोल, ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स क्या? सर ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सेप्शंस क्या होंगे, जैसे रियल एस्टेट वगैरह, और क्या होंगे? ओरल कॉन्ट्रैक्ट्स के एक्सेप्शंस क्यों चाहिए तेरे को, पहले तो मुझे ये बता। सर अभी ऐसे पता कैसे चलेगा कि ये राइटिंग में होना चाहिए, जैसे आपने बस रियल एस्टेट की बात की और किसी की बात ही नहीं की है। सर देखो, हमारा एक जैसे है ना इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है बेटा, इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट होता है,
जिसमें तुमको पता पड़ेगा कि कैसे कैसी चीजों को रजिस्टर कराने की जरूरत है विद द रजिस्ट्रार। तो अब कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्ट्स को रजिस्टर कराने की जरूरत है, ये हमें कहां पर मिलेगा निनाद? कैसी कैसी चीजों को, तो वहां से अपने को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। हमको यहाँ जाने की जरूरत नहीं है, नहीं तो हम कॉन्ट्रैक्ट की बजाय इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट पढ़ने लग जाएंगे। बात समझ में आई? आंसर कहाँ है ये बता दिया मैंने तेरे को, ठीक है? ओके सर। अच्छा, उस चीज को रजिस्टर कराने में कितनी स्टैंप ड्यूटी लगती है, ये कहां से पता पड़ेगा? एक तो इंडियन स्टैंप एक्ट से, और एक तुम्हारे स्टेट का भी होगा। जैसे राजस्थान का होता है राजस्थान स्टैंप ड्यूटी एक्ट या ऐसे ही कुछ है, महाराष्ट्र स्टैंप एक्ट या ऐसे ही कुछ होगा। तो दोनों जगह से पता लगेगी तुमको स्टैंप ड्यूटी कितनी लगेगी, किस किस डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कराना है, सब। मतलब आपको देखो, अभी तक जब मैंने आपको कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ाया, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि सेम चीज पे दो अलग अलग एक्ट्स लग सकते हैं। या कंपनीज भी पढ़ा था अपन ने, पढ़ा था या नहीं, कि कंपनी के अंदर बैठ के कंपनी का कोई आदमी फ्रॉड करता है तो सर उस पे फ्रॉड वाले सेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे और पेनल्टी वाले सेक्शन भी लगेंगे। सर उस पे कंपनीज एक्ट के अंदर भी फ्रॉड पे लगा के सेक्शंस लगा सकते हैं, आईपीसी के अंडर भी फ्रॉड के सेक्शंस लगा सकते हैं। यानी एक सिचुएशन पे एक से अधिक एक्ट लग सकता है, एक से अधिक एक्ट के प्रोविजंस लग सकते हैं। यही लॉ की खूबसूरती होती है कि आपको ढूंढना, मतलब लॉयर का काम है पर चार्टर्ड अकाउंटेंट का भी काम होता है जहां उससे रिलेटेड लॉ आ रहे हैं, ठीक है? तो यही तो हमें ढूंढना है कि एक पर्टिकुलर एक्ट पर्टिकुलर सिचुएशन में कौन सा लॉ लगेगा, ठीक है? जिस दिन ये सीख जाओगे ना, उस दिन दुनिया तुम्हारी हो जाएगी। और ये एक्सपीरियंस से आता है, एक्सपर्टीज से आता है, एक दिन में कभी नहीं आता है ये। चलिए कोई बात नहीं, गुड क्वेश्चन। पर अपने को ये तो समझ में आ गया कि एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। लास्ट टाइम बता रहा हूं आपको, किसी के प्रति मैंने क्या आपको शुरुआत कौन से एग्जाम्पल से करी थी? देवांश के एग्जाम्पल से करी थी मैंने। तो देवांश को यदि अपनी फीलिंग्स किसी को एक्सप्रेस करनी है तो फिर वो कैसे करेगा? सर ही विल एक्सप्रेस हिज फीलिंग यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। Sir, so express contracts are those contracts which are made using words either in oral or in writing, जिसमें हमने एक्सप्रेस किया है हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस को। चलिए अब हम बढ़ते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट की तरफ। बिल्कुल अपोजिट है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट से। एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट में आप क्या करते हैं? यू मेक दीज कॉन्ट्रैक्ट्स यूजिंग वर्ड्स। सो सर इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? दीज कॉन्ट्रैक्ट्स में कभी भी वर्ड्स यूज करके नहीं बनता है, कभी वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं होता है। तो सर ये कैसे बनता है? फिर जब शब्द ही इस्तेमाल नहीं करेंगे तो कैसे बनेगा? सर these contracts are made without using words through conduct of the parties, through conduct of the parties। पार्टीज का कंडक्ट जो है ना, उससे ये कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है। आइए एग्जांपल लेते हैं, फिर सख्त करते हुए दिमाग में समझ में आएगा, ठीक है? अरे ईशा, आज तेरी फ्रेंड देशना नहीं आई रे? चलिए एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है? मान्यमी, यस सर। शादी में जाती है कभी? हाँ सर। तो शादी में प्लेन में जाती है, कभी गई है, या ट्रेन में गई है? यूजुअली फ्लाइट से जाते हैं, एक बार ट्रेन से गई थी। यूजुअली फ्लाइट? ये अमीर है यार, ये अमीर जाती है, ठीक है? कोई ऐसा है क्या यहाँ पर जो है ना ट्रेन से ट्रैवल करता है? ठीक है, देवांश सुमैया नहीं, देवांश नहीं, पलक राठी। यस सर। ट्रेन से कभी शादी में गई है? एक दो बार गए हो। एक दो बार गए? तुम्हारे तो सबके कर्म ही फूटे हुए हैं, शादी में भी गए और एक दो बार ही गए, वो भी ट्रेन से। ट्रेन की जर्नी बड़ी अच्छी होती है। चलो तो एक बार हमारी पलक राठी, ठीक है, शादी का इनविटेशन मिला, लेकिन वो शादी मुंबई में नहीं थी, वो शादी कहाँ थी? अहमदाबाद में थी।
अहमदाबाद, इसकी करेक्ट स्पेलिंग क्या है अहमदाबाद की? अहमदाबाद। ठीक है, तो पलक राठी क्या है? अहमदाबाद में शादी करने नहीं, सॉरी, हाँ वेरी सॉरी, शादी अटेंड करने के लिए गई। ठीक है, तो अब क्या हुआ, जब गर्ल्स जाती हैं, बॉयज तो देवांश सुमैया जाएगा तो देवांश तो अपने एक हाथ में बैग रखेगा, उसी में सब कुछ आ जाएगा, उसका नाइट सूट भी आ जाएगा, उसकी शूटिंग शर्टिंग भी आ जाएगी, उसके शॉर्ट्स भी आ जाएंगे, उसका ट्रैवलिंग पीस भी आ जाएगा और एक दो पैंट शर्ट के पीस भी आ जाएंगे, एक ही डब्बे में, एक ही लगेज में सब कुछ ले जाएगा। पर पलक राठी जाएगी, तो पलक राठी जब जाएगी तो इस हाथ में 4 बैग, इस हाथ में 4 बैग। ठीक है, देवांश पर्सनल कमेंट नहीं हो, ये केवल मेरे को राइट है और किसी को नहीं है। तो इस हाथ में 4 बैग और इस हाथ में 4 बैग लेके जाएगी, एक में लहंगा होएगा, एक में कुछ होएगा, एक में मेकअप का सामान होएगा, एक में शूज होंगे। तो अब क्या करे, एक बैग से देवांश की तरह तो काम चलेगा नहीं। ठीक है, तो 4 बैग इस हाथ में, 4 बैग इस हाथ में। अहमदाबाद आ गया, ये ट्रेन से उतरी 8 बैग्स के साथ में। तभी एक कुली ने इसको देखा, कुली को बेचारी पे दया आ गई कि वैसे ही ये एकदम पतली सी है। ठीक है, तो कुली ने इसके पास आया, सिचुएशन समझना, हाँ इतनी बढ़िया कहानी क्यों सुना रहा हूं, सिचुएशन समझना। कुली पलक राठी के पास में आया, पलक राठी से बिना पूछे उसके 4 बैग कुली ने अपने दोनों हाथों में डाले, 2 बैग सर पे डाले और 2 गर्दन में डाल लिए। ठीक है, उससे बिना पूछे, सुनो, उससे बिना पूछे कुली ने सारे बैग्स उठा लिए। सारे बैग्स उठाने के बाद में कुली है ना स्टेशन के बाहर जाने लगा। अब समझना, पलक राठी के पास में 2 ऑप्शन थे। एक तो वो कुली को रोकती कि है ना भैया ये क्या कर रहे हो आप, मेरे से बिना पूछे मेरे बैग्स बाहर कैसे ले जा रहे हो वगैरह वगैरह, मतलब दोनों में शब्दों का इस्तेमाल चालू हो जाता, वर्ड्स का। लेकिन पलक राठी तो पलक राठी है, हमारी स्टूडेंट है, लॉ की स्टूडेंट है, वो यदि सीधे सीधे चल ले तो फिर बात ही क्या। वो भी, उसने क्या किया, कुली को रोका नहीं, कुली के पीछे चुपचाप खुद भी चलने लग गई। ठीक है, अभी तक एक भी शब्द इस्तेमाल नहीं हुआ है, न तो कुली ने पलक राठी को बोला है, न पलक राठी ने कुली को बोला है। बट थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज, थ्रू कंडक्ट ऑफ द पार्टीज दोनों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया है। क्या बन गया है? ये कॉन्ट्रैक्ट बन गया है कि कुली पलक राठी का सामान स्टेशन से बाहर लेके जाएगा और बदले में पलक राठी उसको उसके काम के लिए पेमेंट करेगी। Without using any words, they have formed this contract. This is an implied contract which is made without using any words through conduct of the parties. हिमांशी लोहिया, समझ में आया? हाँ सर। तो ये भूल जाना सर, हर कॉन्ट्रैक्ट तो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट ही होता है। आई एम वेरी हैप्पी आप लोगों को क्वेश्चन आ रहे हैं दिमाग में, ठीक है, बट आंसर तो मेरे पास में है जो मैं धीमे धीमे ही बता सकता हूँ ना, मेरी भी तो अपनी लिमिटेशंस हैं। ठीक है, सो एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट्स व्हिच आर मेड यूजिंग वर्ड्स आइदर इन ओरल और इन राइटिंग। ठीक है, और implied contract which are made without using words through conduct of the parties। तो सर यदि पलक राठी ने कुली को रोक लिया होता, भैया मेरा सामान कहाँ ले जा रहे हो वगैरह वगैरह बातें चालू हो जाती, तो सेम सिचुएशन में कैसा कॉन्ट्रैक्ट बन जाता? एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। अब समझना कॉन्ट्रैक्ट बना कैसे। ठीक है, जब कुली पलक राठी के पास में आया, उसका सामान आठों के आठों बैग उठा लिए और बाहर जाने लगा, it was an implied offer without using any words, it was an implied offer from Kuli to पलक राठी कि मैं आपका सामान बाहर ले जाता हूं और आप मुझे बदले में कुछ दोगे। और पलक राठी के पास में 2 ऑप्शन थे, या तो रोक लेती तो फिर अब शब्दों का इस्तेमाल हो गया, बात ही खत्म हो गई। लेकिन इसने रोका नहीं, कुली के पीछे चुपचाप बोली। ठीक है, सो इट वाज एन इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस towards that offer given by Kuli to पलक राठी। implied offer था, उसका implied acceptance आ गया। तो सर ऑफर था, एक्सेप्टेंस था, दोनों पार्टीज को कुछ ना कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है।
और किसी का सामान पुलिस जैसे बाहर ले जाना, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, सारी बातें हैं। ठीक है सर, तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन कैसा है, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट है। बोलो रे, सबको समझ आया? ऑल द पीपल, अमीश से लेके शिवम तक। निकुंज मेहता, क्या डाउट है तेरा? सर आपने बीच में एक एग्जांपल दिया था कि घर के अंदर आग लगती है और एक आदमी ने पानी डाल के आग बुझाने में हेल्प किया, हाँ, फिर उसने पैसे मांगे उस चीज के, पर आपने बोला कि वो हेल्प थी इसलिए वो नहीं हो सकता, लाइक पेमेंट नहीं देंगी वो, क्योंकि उसने हेल्प की थी, उसने मांगी नहीं थी। मेरी बात सुन, वो पॉइंट क्या था? कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर, यही था। हाँ याद आ रहा है? हाँ सर। कंसिडरेशन मस्ट मूव एट द डिजायर ऑफ द प्रोमिसर। ठीक है, मैंने चाहा है तभी वो कंसिडरेशन मेरी इच्छा पे तुम मेरे को दे रहे हो। क्या यहाँ पर पलक राठी ने जब चुपचाप उसके पीछे चल दी, तो इसकी भी डिजायर थी या नहीं थी, बता? थी सर। हो गया एग्जाम्पल, मतलब डाउट सॉल्व हो गया? हाँ बस बात नहीं खत्म। सर,